नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। तमाम खबरों के साथ जिन बड़ी खबरों पे हमारी रहेगी नजर, उनमें सबसे पहली बड़ी खबर है आज की। 5 प्रदेशों में किसकी बनेगी सरकार। 12 घंटे का इंतजार। 5 चुनावी राज्यों में वोटों की कल गिनती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी रूप से चर्चा बंगाल की है। क्या है नतीजों से पहले वहां की सियासी लड़ाई, करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है एसी बम से कैसे बचे। दिल्ली में आज सुबह एसी से आग की वजह से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये बहस तेज हो गई कि एसी ब्लास्ट से कैसे बचा जा सकता है। इस खबर पर भी हम करेंगे विशेषज्ञ से चर्चा। आज की तीसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं तो सीज फायर या संग्राम, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और शांति प्रयासों पर लगातार असमंजस बना हुआ, स्थिति साफ नहीं हो पा रही। इस खबर को भी दिखाएंगे हम आपको विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना की तैयारी पूरी। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। ईसी ने किया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कल आएगा जनादेश। दिल्ली के विवेक विहार के बहुमंजिला इमारत में लगी आग से 9 लोगों की मृत्यु। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 ठिकानों पर की एक साथ छापेमारी। 9 आरोपी अब तक हो चुके हैं गिरफ्तार। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की बड़ी छलांग। सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च ऑप्टिकल और रडार दोनों से फोटो लेने में है सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी ने की है तारीफ। और पश्चिम एशिया संकट के बीच ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन को लेकर लिया बड़ा फैसला। तेल उत्पादन बढ़ाने पर 7 देश हुए सहमत। वैश्विक बाजार में ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन से कीमतों पर होगा सीधा असर। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरलम के साथ साथ पुडुचेरी के चुनावी नतीजों से पहले उत्साह का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इन राज्यों में किनकी सरकार बनेगी ये तो कल यानी 4 मई को पता चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो राज्य सुर्खियों में बना हुआ है वो है पश्चिम बंगाल। मतगणना से पहले आज दिन भर पश्चिम बंगाल में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस बार बंगाल में बम्पर मतदान किस ओर जाएगा, इसको लेकर भी लगातार कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया है, जिसके बाद अब कल 294 की जगह 293 विधानसभा सीटों पर ही वोटों की गिनती होगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका औपचारिक फैसला तो कल मतगणना के बाद होगा, लेकिन सभी पार्टियां परिणाम आने से पहले ही जीत के दावे कर रही हैं। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में 6.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 294 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान किया। अब मतगणना की बारी है। चुनाव आयोग ने काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी जीत के दावे ठोक रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। बंगाल के लिए, भला के लिए आगे बड़ा दिन ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी सरकार का अंतिम दिन है, उसका चला जाएगा और नया वाला सरकार आएगा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। हम लोग 5 साल तक लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो चुनाव के वक्त लोग उन्हीं को चुनेंगे जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। कांग्रेस का तरफ से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आने वाला दिन में कांग्रेस ही अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले बीजेपी ने राज्य के लोगों से अपील की है कि राज्य में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारा अपील है किसी भी तरीके की हिंसा ना हो जाए। जो जीत गया, जीतने का मतलब ये ऐसा नहीं है जो पिछले दफा जो आपका घर तोड़ा था, आपका कार्यकर्ता का हत्या किया था, आप वैसे ही काम करें।
वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर अंतर्गत फलता में मतदान रद्द होने से भड़क उठे हैं और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए डायमंड हार्बर मॉडल का बखान कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे सहयोगी फलता पहुंचे तो स्थानीय हिंदुओं ने डायमंड हार्बर मॉडल की असली सच्चाई कैमरे पर बताई। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिर से रिपोल के लिए बोला है, घोषणा किए हैं, जो भी करे डायमंड हार्बर मॉडल पे दाग नहीं लगेगा। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? डायमंड हार्बर मॉडल तो पता नहीं, पर दाग नहीं लगेगा, वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। दाग नहीं लगेगा क्या बोल रहा है? वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। हाँ, दाग लगेगा क्या बता रहे हैं? हमको बस चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहता है। हम लोगों का महिला लोग, हमारा भाभी को धमकाता है, चाचा को धमकाता है, भाभी को जाके बोलता है कि तुमको मार दूंगी, काट दूंगी, घर जला दूंगी, घर से निकल जाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि हमारा धमकी ना मिले, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। इधर हमारा अभी तो हम लोग सुरक्षित है, देख रहे हैं सीआरपी पे, उन लोगों के वजह से ही हम लोग थोड़ा निश्चिंत रात में सोने जा सकते हैं। लेकिन अभी देखो महिला लोग खाना वाना सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं। हम लोगों का एक ही पॉइंट है कि हम महिला है, हमने कुछ लोग, हमने, मैं खुद भी टीएमसी को ये वोट दिया, लेकिन हम क्या पाया? हमारा जो इजाबिल चौकदार, उसको हम काका बोलता है, वो बोला हमको भाईपो, ठीक है, इतना अच्छा संपर्क था। तो हमको बोला जे तुम नहीं वोट देगा तो बहुत अच्छा हुआ, सबको खुश होगा। इस संसदीय क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनका कहना है असल में ये विकास का नहीं, ये भय का मॉडल है, ये डर का मॉडल है, ये वोट छीनने का मॉडल है और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। काउंटिंग 24 मई को होगी। ईसीआई के अनुसार 29 अप्रैल को यहां वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। 2026 के चुनाव का मुख्य सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई संरचनात्मक राजनीतिक बदलाव हो रहा है या ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर का चक्रीय चरण है। इतिहास बताता है कि बंगाल में जब भी बदलाव होता है वो निर्णायक होता है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व का भी नजर आ रहा है। क्या 15 साल की सत्ता के बाद ममता बनर्जी चौथी बार वापसी करेंगी या पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल का किला फतेह करेगी? एग्जिट पोल के संकेत बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुकते नजर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ जानकार जमीन पर लड़ाई अभी भी कांटे की ही बता रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी की ओर से किन मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव और दोनों ही दलों के पक्ष में कौन कौन से मुद्दे भारी नजर आते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। अगर भाजपा जीतती है तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी ने पूर्वी भारत का सबसे मजबूत किला जीत लिया, और अगर ममता बनर्जी जीतती है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती हैं। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त देते नजर आ रहे हैं। 7 में से 5 एजेंसीज भाजपा को बहुमत के करीब या पार दिखा रही है, लेकिन कुछ सर्वे अब भी टीएमसी की वापसी का दावा कर रहे हैं, यानी मुकाबला पूरी तरह से खुला है। अगर भाजपा जीतती है तो इसके पीछे कई बड़े कारण होंगे। सबसे बड़ा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। 2016 में 3 सीटों से 2021 में 77 सीटों तक पहुंची भाजपा अब उसी आधार को और मजबूत करती दिखी। काली बनाम काबा और शाक्त हिंदुत्व जैसे नैरेटिव के जरिए भाजपा ने खुद को बंगाल की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की। महिलाएं इस चुनाव की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। एक तरफ ममता की लक्ष्मी भंडार योजना जिससे करोड़ों महिलाएं जुड़ी, दूसरी तरफ भाजपा का वादा हर महीने 3000 रुपए। 15 साल की सत्ता और एंटी इनकम्बेंसी का दबाव, राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती विवाद, भाजपा ने सिंडिकेट राज को मुद्दा बनाया। भाजपा ने इस बार रणनीति पूरी तरह बदली, बाहरी टैग हटाया, स्थानीय चेहरों को आगे किया। 80,000 से ज्यादा बूथों पर डेटा एनालिसिस, पन्ना प्रमुख और मैन टू मैन मॉडल लागू किया, यानी लड़ाई सीधे वोटर तक पहुंचने की। टीएमसी ने जहां भाजपा को बंगाल की संस्कृति के खिलाफ बताया, तो वहीं भाजपा ने खुद को स्थानीय हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश की। यानी ये चुनाव
सिर्फ राजनीति नहीं, पहचान की लड़ाई भी बन गया। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ भाजपा जो पहली बार सत्ता के इतने करीब दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो लगातार चौथी जीत की ओर बढ़ रही है। ये चुनाव सिर्फ सरकार नहीं तय करेगा, बल्कि 2026 के बाद की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। फैसला ईवीएम में कैद है और नजरें अब 4 मई के परिणाम पर। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात असम की, जहां 126 सीटों का रण अपने अंतिम पड़ाव पर है। 85% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें कल की मतगणना पर टिकी है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी रचेगी जीत की हैट्रिक, या गौरव गोगोई के चेहरे पर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी? परसीमन के बाद बदले हुए समीकरण, गठबंधनों की नई विसात और रिकॉर्ड मतदान के बाद असम को लेकर सभी दल अपनी जीत का दावा भले ही कर रहे हों, लेकिन जनता किसके हक में जनादेश देगी, इसको लेकर सभी दलों की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं। असम में चुनावी लड़ाई अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। देश भर की निगाहें सोमवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। असम में 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ। बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है। इस बार 85.96% मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। यानी जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 2.5 करोड़ मतदाता और 700 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। इस चुनाव में सीधी टक्कर है बीजेपी नीत एनडीए और कांग्रेस नीत असम सोन मिलितो मोर्चा के बीच। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के गौरव गोगोई। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दोनों ही गठबंधन पूरी तरह तैयार हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। कैंडिडेट्स हम सब मिले थे, कैंडिडेट से हमने जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे वोट मिलेंगे। अलायंस सरकार बनाएगा। का जो मतदान हुआ है, वो मतदान के जो एक रुझान आया है, एक आंकड़ा आया है, उस आंकड़ा के हम आगे जा करके बीजेपी एनडीए असम में तीसरी बार के लिए मजबूती के साथ सरकार बनाएगा, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में। असम में इस बार चुनावी रण इसलिए भी खास है क्योंकि 2023 के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है और यहीं से पूरी कहानी बदलती नजर आ रही है। 70 से 80% सीटों की सीमाएं बदली। एससी सीटें 8 से बढ़कर 9, एसटी सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गईं। यानी 40 से ज्यादा सीटों का पूरा गणित बदल गया और मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया। इस बार चुनाव में कई बड़े फैक्टर सामने हैं। घुसपैठ और असमिया पहचान बीजेपी का बड़ा मुद्दा है, तो वहीं कांग्रेस ने पीपल्स चार्जशीट के जरिए सरकार पर हमले तेज किए। महिलाओं के लिए योजनाएं एक तरफ अरुणोदय स्कीम, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कैश ट्रांसफर वादा। चाय बागान के 6 लाख से ज्यादा श्रमिक जो 36 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी विकास और स्थिरता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। 5 लाख करोड़ निवेश का वादा, बाढ़ मुक्त असम मिशन और शांति समझौते के जरिए उग्रवाद पर लगाम। बात भाजपा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटियां दी हैं। 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद और 10 लाख लोगों को जमीन के अधिकार का वादा भी किया गया है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2016 में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई। 2021 में एनडीए ने 75 सीटों के साथ सरकार बनाई, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की वोट शेयर लगभग बराबर रहे। यानी मुकाबला अब पहले से ज्यादा कड़ा हो गया है। इस चुनाव में कई एक्स फैक्टर भी हैं। एआईयूडीएफ का अलग चुनाव लड़ना, जेएमएम और एएपी की एंट्री और दल बदल की राजनीति, साथ ही 10,000 से ज्यादा उग्रवादियों का सरेंडर और कई ऐतिहासिक शांति समझौते। क्या ये सब एनडीए के पक्ष में जाएगा या बदलाव की लहर बनेगी? असम में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, सभी में बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक लगते दिखाया गया है। रिकॉर्ड मतदान के बाद अब हर नजर 4 मई पर टिकी है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा बनाएंगे जीत की हैट्रिक या गौरव गोगोई लिखेंगे बदलाव की नई कहानी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग इन 5 राज्यों में होगी। उससे पहले सभी की निगाहें और खासतौर से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी।
किसके सिर सजेगा ताज और किसकी होगी हार, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावी बिसात किस ओर जाएगी, जनादेश किसकी ओर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबकी नजरें खासतौर से बंगाल पे भी लगी हुई है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा टीएमसी समर्थक भास्कर सिन्हा रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। आरपी सिंह जी, क्योंकि अगर 5 राज्यों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी या एनडीए के लिहाज से क्या एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं, कितने राज्यों में बनेगी एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार? देखिए, पश्चिम बंगाल में, असम में और पुडुचेरी में हमारी अपनी सरकार बनने जा रही है और बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर हम लोग अलायंस में हैं और जी आरपी सिंह जी अपनी बात रखें आप। और हम लोग अलायंस में हैं और ये जितने सर्वे दिखा रहे हैं टीवी के वगैरह, ये सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि याद करिए आज से कुछ साल पहले विजयकांत नाम से एक एक्टर आए थे, बड़ा पॉपुलर हुए थे, कैप्टन नाम से बड़े पॉपुलर हुए हैं। और जब अल्टीमेटली चुनाव के रिजल्ट आए तो बिल्कुल 10% के हाशिए पर रह गए वो। इसी प्रकार इस बार भी लोगों का गुस्सा है डीएमके के प्रति और वह बड़ा अच्छे ढंग से उभर कर आ रहा है। और जो हमारा सर्वे कह रहा है कि तमिलनाडु में भी हमारा अलायंस के साथ सरकार बन रही। जी आरपी सिंह जी, लेकिन बंगाल के लिहाज से बात करें तो टीएमसी और ममता दीदी कह रहे हैं कि साहब 226 तक या 200 पार तो वो अपने तरीके से मान के चल रहे हैं और आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि साहब हम आपको, मतलब बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आपको गड़बड़ी करने नहीं देंगे चुनाव आयोग के द्वारा। नहीं, गड़बड़ी तो चुनाव आयोग होने देगा, उनकी अपनी पूरी कोशिश है कि वह गड़बड़ कर सके। अभी जो जहां पर रीपोल हो रहा है पाड़ा के अंदर, वहां पर देखा ना किस प्रकार से ईवीएम के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स के नाम के ऊपर स्टिकर लगा दिया गया था और कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम पर भी स्टिकर लगा दिया गया था। तो बड़ा स्पष्ट है कि गड़बड़ तो ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी बोली इस बार असम बंगाल की जनता ने अपना अमल बना लिया है। मैं एक फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, मैं वहां पर था वानीपुर के अंदर, ये ममता बनर्जी की रैली की फोटोग्राफ मेरे अपने कैमरा से ली गई है और ममता बनर्जी स्टेज पर है। तो इस बार, और ये नुक्कड़ मीटिंग है, ये नहीं कि कोई बड़ी सभा थी, ये नुक्कड़ मीटिंग की कैटेगरी में मीटिंग थी। तो इस बार ममता बनर्जी का सुफड़ा साफ है वहां से जी। लोग एक तरफा आशीर्वाद देने वाले, और आपने और बाकी सब चैनल से दिखाया किस प्रकार बहनें, औरतें, बेटियां किस प्रकार खुलकर, महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और हमको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट डाला तो आपके साथ दुष्कर्म किए जाएंगे जी। तो वो दम्पेश और दबाव की राजनीति करते रहे, हम लोग ठीक है दबाव की राजनीति। भास्कर जी, सवाल ये है, क्योंकि आज भी फाल्ता को लेकर खबरें लगातार सुर्खियों में रही और डायमंड हार्बर मॉडल की बात जो अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर तमाम हिंदू परिवारों को वोट देने से रोका गया। वो ऑन रिकॉर्ड बाइट्स हैं और सीधे तौर पर टीएमसी पे आरोप है। भास्कर जी, देखिए, हिंदू लोगों को कुछ रोका नहीं किया, ये गलत बात है। ये जो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, कुछ सारे लोगों को बताया दिया गया जो बीजेपी के हैं कि हमको वोट नहीं दिया गया, हमको रुका गया था, ये सब बोला। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ 21 तारीख चुनाव होने दीजिए, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगा। और कल तो हमारा तो नतीजा आएगा जब आप पकड़िएगा हमको। अब देखिएगा कौन जीत रहा है। देखिए, कुछ कर नहीं पाएंगे। फलता में चुनाव हुआ था, उन्होंने क्या दबंग क्या किया। फलता में जो अजय पाल शर्मा, वो क्या मुजरा देख रहे थे जब चुनाव चल रहा था। अगर ये सब आरोप जो लग रहा था तो आरोप के खिलाफ उन्होंने क्या किया। अगर किसी ने वोट नहीं डाल पाया तो अजय पाल शर्मा जो दबंग है, सिंघम है, क्या क्या है, जिसका हमने बात सुना इतना, वो जिम्मेदार होंगे। वो जिम्मेदार है कि नहीं है, ये पहले बताइए सर। अगर उनके वो जिम्मेदार हैं या चुनाव आयोग के तहत वो वहां काम कर रहे हैं, तभी तो ये फैसला लिया गया है। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोगों को उनके लोकतांत्रिक हक उनसे छीने गए, इसके बाद ये फैसला हुआ। नहीं, तभी तो यही तो आरोप है, और क्या है। वो असफल रहे। वो चुनाव में, मतलब इसमें टीएमसी अपनी जीत देख रही है, उनको असफल करके। अगर बंगाल के लोगों का हक बंगाल के लोगों का हक अगर उनको समय रहते नहीं मिला तो इसमें टीएमसी अपनी जीत देख रही है। मतलब ये क्या लॉजिक है सर आपका?
ये आपका आरोप है, ये हकीकत नहीं है जी। नहीं सर, मेरा आरोप नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग ने फैसला किया है सर, वाले हैं। और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बाइट्स हैं जो भी हमने रिपोर्ट में दिखाई है कि लोग, महिलाएं वहां कह रहे हैं इस बात को। बाइट्स तो जो दे रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। क्या ये मेरे हम लोगों के पास इतना बाइट्स है जो हिंदू लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वोट डाला। आप लोग ये जो गोदी मीडिया की तरफ से माफ कीजिए, देखिए अब आप अगला पॉइंट यही जो ले आते हैं ना, ये सबसे गलत है। आपके पास जब तर्क नहीं रहता, लॉजिक नहीं रहता, तो फिर आप डिबेट से इस बात पे आ जाते हैं कि आप मीडिया को सवाल खड़ा करना शुरू कर दे। प्रकाश जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पे भी आरोप लग जाएगा, क्योंकि अगर मुझे कह रहे हैं तो आप भी उसी लपेटे में आएंगे। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि क्या सिर्फ पत्रकारों को, मीडिया को जब आरोप लगा देने से काम हो जाएगा? लोग ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे आके बोल रहे हैं कि साहब हमें वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए भी ये स्थितियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं सामने। प्रकाश जी। आरिंद्र जी, बात तो ये है कि 15 वर्षों में मीडिया ने जब भी पुरजोर ताकत के साथ में आवाज उठाई है, तो इन्होंने मीडिया के अगेंस्ट में केस किया है और एक बड़े अखबार के संपादक को हटाने तक के लिए मजबूर कर दिया था, जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी बात सामने रखते हैं, उन पर दर्जनों केस दिए गए हैं। ये पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या कहा जाए, 15 वर्षों में लोग अब तो हाथ से कहने लग गए तौबा तौबा। आरिंद्र जी, कल 5 राज्यों के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। देखिए 3 चरण आप देखिए। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का स्लिप ऑफ टंग होता रहा, और चुनाव के आखिरी दौर में जब चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद में ममता ने जो भी रिएक्शन दिया उसमें सिर्फ उनका पैनिक रिएक्शन दिखाई पड़ता रहा। और पिछले 3 दिनों में जब से वो भवानीपुर में केंद्र में शेखावत मेमोरियल जो मतगणना केंद्र है वहां गई है, या उनकी पार्टी के लोग खुदीराम अनुशीलन केंद्र गए हैं, या जहां भी गए हैं, वहां पर भी इन लोगों ने केवल चुनाव आयोग पर और सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम किया है। कल शनिवार के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और हर बार की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इनको पटकने मिली है। उसके बावजूद इन्हें सबक नहीं लेना है, जनता को मूड को समझना चाहिए। अभी भास्कर दा जो दिखाई पड़ रहा है उनके बैकग्राउंड से कि निश्चित रूप से किसी मतगणना केंद्र के बाहर होंगे, ये बड़े देखिए सज्जन व्यक्ति है, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं। लेकिन मुश्किल ये है कि अपनी पार्टी की एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। इनको समझना चाहिए कि इनको चुना गया था 10 करोड़ बंगालियों के लिए, लेकिन इनके एकांगिक दृष्टिकोण ने यह साबित किया कि ये सिर्फ 27% लोगों की आवाज है। 5,713 करोड़ का बजट दे करके इन्होंने एक वर्ग की केवल पैरोकारी की है, बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात आरिंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को इन्होंने गौण किया, उसकी तरफदारी नहीं की, उसके लिए मदद करने का हाथ नहीं बढ़ाया, केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ मुखर रहे, केंद्रीय योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं दिया। और इस देखिए पश्चिम बंगाल का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब 4% से अधिक कभी भी मतदान हुआ है तो यहाँ सत्ता मिली है 2011। ठीक है, बम्पर वोटिंग अपने आप में एक संकेत के तौर पे तो खैर माना ही जाता है, लेकिन कल असली स्थिति निकल के आएगी। आरपी सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब बीजेपी 2014 हो या 19 हो, 24 हो, तमाम मौके रहे जब बहुत बड़े स्तर पे देश भर में आपको जन समर्थन मिला, बावजूद उसके बंगाल की जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा मुफीद नहीं रही है। बीते विधानसभा चुनाव में भी आप आगे बढ़े हैं, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंचे। ये बहुत आसान लड़ाई अभी भी आपके लिए नहीं मानी जा रही। कई जो एग्जिट पोल्स हैं वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि साहब स्थिति दोनों तरफ दिखाई पड़ रही झुकी हुई। आरपी सिंह जी, देखिए मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। 2006 के अंदर ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ी कुल 26% पर थी, 26.5% पर थी। 2011 में लड़ी तो वह 38% पर आई। तो ये प्रोसेस है। हम लोग भी जब पिछली बार चुनाव में हम लोग लगभग 38% पर थे असेंबली चुनाव के अंदर। लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी सीटें कम हुई, परंतु इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सीटें कम हुई थी, परंतु हमने महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव जीता। तो इसलिए ये कहना कि पिछले चुनाव में हम कहीं कमी रह गई। और दूसरी बात, इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी लोगों की नाराजगी है, वो जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और हर बार दीदी कहती हैं हुआ तो हुआ, जिस प्रकार से वहां पर संदेश खाली में, आरजी कार में, दुर्गापुर में, साउथ कोलकाता में, छत्रसंगांसी में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए और हर बार दीदी उनको टाल गई, बात उस पर एक्शन लेने से टाल गई। और रादर कुछ जगहों पे तो दीदी के लोग वहां पर गुंडागर्दी करते, जहाँ उनको दीदी सिलेक्शन देती पाएगी जिन लोगों ने दुष्कर्म किए। और जो मूल बात है वहां पर लोग, मैं वहां था, भवानीपुर में था, मैंने आपको इसके भवानीपुर की वो फोटोग्राफ दिखाई जो मैंने खुद ली वहां पर। परंतु जो मूल बात है वो ये कि जो कटबनी से लोग तंग है वहां पर, छोटी करप्शन से लेकर बड़ी करप्शन में से तंग है। पार्था चटर्जी जो थी
प्रिय मलिक, अमृत मंडल, जीवन कृष्ण शाह, मतलब इस प्रकार से एक लंबी सूची है जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए, और लोग सब आस्था आस्था पकड़ कर रखते हैं, जब समय आता है तो अपने हिसाब से वोट डालते हैं। जी भास्कर जी, सवाल यह है कि बीजेपी कहती है कि साहब जो एक बड़ा हथियार आपके पास था चुनाव में सत्ता तक पहुंचने का, वो हिंसा था, और हिंसा इस बार हुई नहीं है, नगण्य के बराबर हुई, और इसके बाद अब आप लोगों को भ्रमित करके जो सत्ता हासिल कर लेते थे वो स्थिति इस बार होने वाली नहीं है, इसलिए आप इस बार परिवर्तन होगा। भास्कर जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पहला बात। और कोई हिंसा का बात जो बोल रहे हैं, 2021 में जितना हिंसा का आरोप आया था, लेकिन बाद में सेंट्रल टीम ने कोई रिपोर्ट नहीं दे पाए। आज भी मैं सर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, पोस्ट पोल, भास्कर जी पोस्ट पोल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था सर। हाँ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? आप सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या हो गया? मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, मैं बाहर में हूँ, जितना आरोप लगा था 2021 में, उसका अभी क्या है? आरोप लगा है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, झूठा आरोप लगाया था बीजेपी ने। और मैं कल बोल रहा हूँ, आप मिठाई खाने के लिए तैयार रहिए। कल दादा बेलिया घाटा में क्या हुआ था? बेलिया घाटा में बीजेपी वर्कर की मौत हुई थी, आपके एमएलए को क्यों पूछताछ के लिए बुलाया गया था परेश पाल को? और उस परेश पाल को आपने टिकट भी दिया है। 40 से लोग मारे गए, 40 से अधिक लोग मारे गए, 40 से अधिक लोग। दादा क्यों फर्जी बातें कर रहे हैं? इसका मतलब ये 70,000 से अधिक। भास्कर जी समस्या यही है कि किसी के साथ किसी का झगड़ा कह देने से नहीं होता सर। आप सरकार हैं, और अगर सरकार का अपराधी के प्रति संरक्षण दिखाई पड़ता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने कितने मौकों पे कही है सर। सवाल यही उठता है, हिंसा किसी को जी, आप किसी को आपने दोषी ठहराया क्या? कोई दोषी ठहराया? 5 साल में कोई किसी को दोषी ठहराया? आप आरोप दे देते हैं। तभी तो सर राज्य की पुलिस पे सवाल उठता है सर। सुप्रीम कोर्ट राज्य की पुलिस पे सवाल करता है, इसीलिए। आप देखिए, आपने कोलकाता यूनिवर्सिटी और स्पेशल पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा नहीं हो मोदी जी जैसा। हम जो कहते हैं 5 साल में जो आपने साबित नहीं कर पाया कि वो चुनाव के साथ कोई रिलेशन था, नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कल टीएमसी जीतेगा और सबको मिठाई रसगुल्ला खिलाएगा। ये बात आगे बढ़ के चलिए, आज रात खत्म होने को दीजिए, कल सुबह आप लोगों को मिलेंगे और मिठाई खाने के लिए। ठीक है प्रकाश जी, भास्कर जी तो मिठाई के लेकर तैयार है, मतलब लगता है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, और शायद ज्यादा ऑर्डर दिया होगा तो सभी को मिठाइयां लेंगे। आपको तो पक्का खिला देंगे, आप तो कोलकाता में दोनों लोग। ठीक है भास्कर जी, प्रकाश जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मिठाई खिलाएंगे, हम भी इनको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। लोकतंत्र की विजय होगी, सरकार किसी भी बने, लेकिन मैं ये बताऊं कि इनको मिठाई से ज्यादा चुनाव के परिणाम आते हैं, उस दिन गुलाल से ज्यादा प्यार होता है। हरे रंग का गुलाल पूरे बंगाल में छा जाता है। और आर्येंद्र जी, इस बार जो गुलाल का होलसेल मार्केट है, वहां की खबर यह है कि एकदम समझिए 2/3 माल जो है वो केसरिया बिका है। हरे रंग की डिमांड कम आ रही है, हरे रंग की डिमांड कम आ रही है, केसरिया गुलाल ज्यादा बिक रहा है। एक बहुत सीरियस नोट पे एक बात कहना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि बंगाल में कहीं हिंसा नहीं है। आर्येंद्र जी, डायमंड हार्बर में वहां से सांसद है ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी, उनका एक मॉडल चलता है, और तृणमूल वाले उसको बहुत प्रचारित करते हैं कि डायमंड हार्बर का एक मॉडल है। उस मॉडल की सच्चाई बात तो यह है कि तय तो यह था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके माध्यम से लोगों की सेवा की जाएगी। लेकिन उस डायमंड हार्बर मॉडल के माध्यम से तस्वीर किसकी आती है? जहांगीर खान की, एक ऐसे गुंडे की आती है जिसको आपकी पार्टी टिकट देती है और लोग डरते हैं, वो वोट देने नहीं देता। और फालता विधानसभा केंद्र जो डायमंड हार्बर के अंदर में आता है, वहां पर दोपहर 1 बजे तक आपने मतदान नहीं होने दिया, वहां पर पट्टियां लगा दी गई। और 2021 के लोकसभा चुनाव में भी जहां भाजपा के प्रत्याशी अभिजीत दास थे, बॉबीदा के नाम से लोग उनको जानते हैं, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। अभिषेक बनर्जी उपस्थित नहीं होते हैं, और 7 लाख से अधिक वोटों के खिलाफ। बिल्कुल, ये तमाम मामले बंगाल के रक्त रंजित राजनीतिक इतिहास में रहे हैं, और जो अपने आप में एक धब्बे के तौर पे हैं, लेकिन इस बार कम से कम वो हिंसा नहीं देखने को मिली। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और कल का सभी को इंतजार है, हम पत्रकारों को भी इंतजार है कि आखिर किसके हक में नतीजे बंगाल सहित इन 5 राज्यों में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि एसी बम से कैसे बचे, क्योंकि एसी में ब्लास्ट होने से होने वाली आग की घटनाओं से हो रही मृत्यु को कैसे रोका जा सकता है। इस खबर पे पूरी नजर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। खिसते, तोड़ते, कूटते, गिरते,
नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज सुबह सुबह दिल्ली से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी एक बहुमंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट से ही आग की घटना हुई थी। उसके बाद दिल्ली में हुई इस घटना ने नई बहस छेड़ दी है कि एसी में होने वाले ब्लास्ट से आखिर कैसे बचा जाए। जानकारों की माने तो थोड़ी सी लापरवाही एसी के साथ कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें दिल्ली के विवेक विहार इलाके की हैं, जहां सुबह का सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। तड़के करीब 3:30 बजे एक इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और नींद में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे दर्दनाक कहानी दूसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार की है, जहां माता पिता, बेटा बहू और 1.5 साल का मासूम सभी जिंदा जल गए। घर के अंदर सब कुछ राख हो गया और शव इस कदर झुलस गए कि पहचान तक मुश्किल हो गई। आग की चपेट में आने से तीसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार में माता पिता और उनके 25 साल के बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ अन्य लोग झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 लोगों को रेस्क्यू किया है। 3:47 पे हमें सूचना मिली थी। इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहाँ पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। इसमें 2 फ्लैट हर फ्लोर पे हैं। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके 15 व्यक्तियों को यहाँ से रेस्क्यू करा। जैसे जैसे हम फ्लोर वाइज ऊपर बढ़ते गए तो हमने जो है टोटल 9 इसमें 4 बॉडीज रिकवर करी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत इमारत की दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से में एयर कंडीशनर में विस्फोट के कारण हुई। जब आग लगी तो कई निवासियों ने बचने की कोशिश की। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का दरवाजा बंद होने के कारण वे वहीं फंस गए और सीढ़ियों पर ही झुलसकर उनकी मौत हो गई। हादसे को लेकर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ घरों के दरवाजों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे, जो आग लगने के बाद खुल ही नहीं पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
दिल्ली में एसी में आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु के बाद एसी के रखरखाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत की बहस तेज हुई है। गर्मी के मौसम में एसी को इस्तेमाल करने के लिए किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने दिल्ली के एसी के एक शोरूम में जाकर वहां के टेक्नीशियंस के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हर घर में आप देख सकते हैं कि एसी का यूज हो रहा है, लेकिन उसका परिचालन भी जानना जरूरी है। अभी एक शोरूम में है और अंकित जी से हम जानना चाहेंगे, शोरूम के मालिक हैं। एसी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं घरों में खास करके, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस तरह की घटना ना हो? इसलिए आप एसी का जो टेम्परेचर है 24 पर रखिए, बिजली कम यूज़ करेगा और सेफ रहेगा। और जो इसमें गैस होती है वो R32 होती है जो सेफ होती है, जिसमें ब्लास्ट के केस कम होते हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तभी एसी ब्लास्ट होता है, ऐसे ब्लास्ट नहीं होता। ये भी प्रश्न लोगों के मन में उठ रहा है कि स्प्लिट एसी ज़्यादा बढ़िया है, सेफ्टी है, या विंडो एसी ज़्यादा सेफ्टी बढ़िया है? सेफ दोनों है। सर्विसिंग कितने समय पे कराया करें? सर्विस आप हर 3 महीने में कराइए, सेफ रहता है, क्लीनिंग हो जाती है, कूलिंग सही रहती है उससे। इसी शोरूम में एसी एक्सपर्ट है दया जी, आप बताएं कि किस तरह के प्रिकॉशन ले आम आदमी जो एसी यूज़ कर रहा है खासकर घरों में। अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करते हैं, आजकल इन्वर्टर एसी ज़्यादा चल रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और बहुत कम रहता है, ठीक है। और एसी की हम बात करते हैं तो उससे इन्वर्टर एसी को हम लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, अगर बात करते हैं तो। और बाकी नॉन इन्वर्टर एसी रहेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाता है। और बाकी घटना की अगर बात करते हैं, विवेक विहार में कोई घटना हुई है आग लगने की, तो वो कि टेक्निकल फॉल्ट होगा तभी ये घटना हुई है, अदरवाइज ऐसे एसी में कभी दिक्कत आती नहीं है। ये तभी आता है जब आप एसी के अंदर किसी लोकल इंजीनियर से आप रिपेयर कराते हैं, सर्विस कराते हैं, तो उससे आप बच के रहिए। 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला कि टेम्परेचर कम से कम 24-23 रखें जब एसी आप ऑपरेट कर रहे हैं घर में। और दूसरा जो है कि जब आप सर्विसिंग कराते हैं, कम जानकारी वाले लोगों से एसी का सर्विसिंग नहीं कराएं। एसी यूज़ करने में चाहे वो स्प्लिट हो चाहे वो विंडो हो, कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन मनोहर सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, चांदनी चौक। तो इसी की वजह से होने वाली घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस विषय पे विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद है। पुष्पेश गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर इंडिया एसी R&D हेड हैं सैमसंग कंपनी के। पुष्पेश जी, बहुत स्वागत है। सवाल यही कि लोगों के मन में अब भ्रम है या कहा जाए डर है, एसी ब्लास्ट कर जाता है, कैसे इस एसी को ब्लास्ट होने से बचाया जाए, आम लोगों के नजरिए से बताइए जरा। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जो एसी बनाया जाता है उसमें सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सारी तरीके के ओवरलोडिंग डिवाइसेस होती हैं। तो एसी एज ए डिज़ाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एसी को यूज़ करने में के टाइम पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे टेम्परेचर हमेशा उसका 24 से 25 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, ताकि कंप्रेसर टाइम टू टाइम बंद होता रहेगा। अगर कंप्रेसर कंटिन्यूस चलेगा तो वो ओवरलोड होगा तो गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज, ज्यादातर इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर इंडोर और आउटडोर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो लोग क्या करते हैं, जोड़ लगा देते हैं उसमें वायरों में। तो वायरों में कभी भी जोड़ नहीं लगाना, उससे क्या होता है, हीट होने के चांसेस होते हैं वायर के, तो उससे आग लगने का खतरा है। तीसरा, हमेशा एसी को MCB के साथ लगाया जाए, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, ट्रिप हो, तो MCB तुरंत ट्रिप हो जाए। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर एसी ऑन ऑफ हो रहा है तो एसी को तुरंत बंद कर दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है कंप्रेसर में या कोई गैस लीक है, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट को जरूर चेक करना चाहिए कि वहां पे कोई एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रही है, मतलब ग्राइंडिंग जैसी आवाज या कुछ इस तरह की आवाज, तो उसको एसी को तुरंत बंद करना चाहिए। जी सर, विंडो एसी या स्प्लिट एसी, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों के मन में है कि क्या कौन सा ज्यादा सुरक्षित है? सुरक्षित दोनों ही होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका कैसे आप यूज कर रहे हैं और उसको किस तरह से सर्विसिंग करा रहे हैं। हमेशा साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग बहुत जरूरी है। पूरी इंडोर आउटडोर को बाहर से क्लीनिंग कराना, कंडेंसर कॉइल में बहुत धूल जमा हो जाती है, तो वो लोग उसको क्लीन नहीं करते। तो जब भी सर्विस इंजीनियर आए उससे बोलिए कि पूरा क्लीन करे, और वायर्स को जरूर चेक कर ले कि वायर टाइट हैं, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। जी। दूसरा, कस्टमर जो लोग हैं वो कभी भी अगर घर में स्मेल आ रही है, बर्निंग स्मेल, जैसे प्लास्टिक जलने की या वायर जलने की, तो तुरंत एसी को बंद कर दें और MCB को बंद कर दें और मेन ऑफ कर दें, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आपके वायर के जलने के चांसेस है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि
एक्सटेंशन कॉर्ड में एसी लगा देते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड में एसी का वायर कभी नहीं लगाना जी, वो हमेशा एमसीबी का मेन वायर पे ही लगेगा। जी सर, पुराना एसी नुकसानदायक हानिकारक हो सकता है, उसकी परिभाषा क्या, मतलब कितना पुराना एसी जो अपने आप में हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पुराना एसी खराब है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर 6-7 साल पुराना एसी है तो उसकी वायरिंग्स को जरूर चेक करवाएं, उसके कनेक्शन को जरूर चेक कराएं कि अच्छी तरह से वो कनेक्शन है, क्योंकि एसी ब्लास्ट होना और एसी में आग लगना, एसी में आग लगने के कारण ज्यादातर जो देखे गए हैं वो शॉर्ट सर्किट है, मतलब वायर्स जो है वो आपस में पिघल गए हैं गर्म होके और एक दूसरे से जुड़ गए और आग लग गई है जी। ज्यादातर ये कारण होता है आग लगने का। जी सर, जैसे किसी बीमारी का कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई लक्षण नजर आते हैं, संभावित किसी घटना से पहले क्या वो इंडिकेटर्स हैं जिस पे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हमारे एसी में कोई दिक्कत ना होने पाए? ठीक है, सबसे पहले हमें प्रॉपर सर्विसिंग जरूर करानी है कि एसी की सर्विसिंग कराने के बाद ही हमें चालू करें उसे, राइट। और सब उसके बाद वायरिंग्स को जरूर चेक करें कि वायरिंग्स लूज तो नहीं है, लूज कनेक्शन तो नहीं है। एमसीबी प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी लगा है नहीं लगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं 1.5 टन का एसी है उसमें 10 एम्पेयर का एमसीबी लगा दिया, 16 एम्पेयर का, तो कंपनी हमेशा स्पेसिफिकेशन देती है कि ये वाला एमसीबी यूज करना है आपको, तो वही एमसीबी यूज किया जाए। और जो इंटरकनेक्टिंग वायर्स होती हैं स्प्लिट्स में स्पेशली, वो 2.5 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm वही बिना जोड़ के यूज कराया जाए। मैंने बहुत बार देखा है मार्केट में जाके कि लोग छोटा होता है तो वायर को ना कनेक्ट कर देते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ तो वो उसमें स्पार्किंग होने के चांसेस हैं, तो ये हमें बहुत ध्यान रखना। सर एक आखिरी सवाल जल्दी से, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर कह लीजिए जो भी, तो क्या ये जो मौजूदा वक्त में बाजार में उपलब्ध एसी हैं या कुछ समय पहले से खरीदे गए, कुछ साल पहले खरीदे गए एसी इक्विप्ड है इस प्रकार के लिए, कैपेबल है कि इतनी गर्मी में अगर आउटर यूनिट बाहर रखी है तो वो सही से काम कर सके और घटना ना होने पाए? छोटा सा जवाब। जी, ज्यादातर अगर अच्छे मैन्युफैक्चर के एसीज हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिजाइन होते हैं। जो बाहर की गर्मी है, इंडिया के जो गर्मी है 40-50 डिग्री तक, कंप्रेसर और लो वोल्टेज पे डिजाइन होते हैं। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आउटडोर यूनिट के ऊपर कोई शेड सा बना के रखा जाए जिससे डायरेक्ट धूप उस पे ना आए, तो उससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कूलिंग ज्यादा होती है, तो हम उसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, आउटडोर यूनिट पे हमेशा ध्यान रखें कि बिल्कुल बंद करके ना रखें, उसके आसपास एयर फ्लो जरूर होना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर से उसको कूलिंग मिलती रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति दे रहा पुष्पेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पे बात को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चले निशांत कुमार और चंपारण से की सद्भाव यात्रा की शुरुआत। पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिहार की सियासत पर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज नजर आ रही है।
एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजधानी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक समीकरण साधते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार के बेटे एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। जहां सम्राट चौधरी की दिल्ली की बैठकों को बिहार के मंत्रिमंडल से विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं निशांत कुमार की यात्रा को जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए इस खबर को। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी आत्मीय भेंट एवं सार्थक मुलाकात की। इस दौरान बिहार से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने रविवार से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के पहले दिन पश्चिमी चंपारण जाते समय हाजीपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सद्भाव यात्रा का मतलब है सबके साथ समान भाव, प्रेम का भाव, सबको साथ लेना, सबको साथ चलना और पार्टी गठबंधन को मजबूत करना मेरा उद्देश्य है। कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता की सेवा करूं, पार्टी कार्यकर्ताओं साथ लूं। जो भी पिताजी ने 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाऊं। जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करूं और सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, उनसे संवाद करूंगा, उनसे समस्याएं सुनूंगा, क्या कहते हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। यात्रा शुरू करने से पहले निशांत ने 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां शंखनाद और बिगुल बजाकर उनका स्वागत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी, एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1510 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सऊदी अरब, रूस और ओपेक प्लस के 5 अन्य देशों ने आज अपने तेल उत्पादन कोटे में वृद्धि का ऐलान किया है। ये कदम ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब संयुक्त अरब अमीरात ने अचानक ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। 7 प्रमुख उत्पादक देशों में जून के लिए अपने कुल उत्पादन कोटे में 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि करने का फैसला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार की स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सीज फायर या संग्राम, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
हमें पता है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अब कूटनीतिक हलचल और तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और अब स्थायी समाधान के लिए 14 पॉइंट का नया प्लान सामने रखा है। क्या है ये शांति की पहल या दबाव की रणनीति? आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है, लेकिन अब बातचीत की टेबल पर नई चाल चली गई है। ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कर दिया है कि उसे अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। ईरान का कहना है कि बार बार युद्ध रोकने और फिर शुरू करने से कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए बातचीत का फोकस अब सिर्फ एक होना चाहिए और वो है युद्ध का पूरी तरह अंत। इसी के तहत ईरान ने अमेरिका को 14 पॉइंट का विस्तृत प्लान सौंपा है, जिसमें 30 दिनों के भीतर सभी विवादों को सुलझाने का प्रस्ताव रखा गया है। ईरान ने अमेरिका को दिए गए 14 बिंदुओं के प्रस्ताव के एक प्रमुख बिंदु में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नई शासन व्यवस्था या नई गवर्निंग मैकेनिज्म की मांग की है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाए और हमले न करने की गारंटी दे। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को बाद के लिए टाल दिया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अमेरिका का रुख सख्त नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने दुनिया और मानवता के साथ जो किया है उसकी पर्याप्त कीमत अब तक नहीं चुकाई गई है। यानी बातचीत के रास्ते एक बार फिर खुले जरूर हैं और ईरान के रुख में नरमी भी नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका के सख्त रुख के चलते सहमति अभी दूर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक